हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई एडजस्टमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बच्चों? पहले इसका मीनिंग बताना चाहिए आपको। ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। ठीक है, कौन सी नेचर के होते हैं? रेवेन्यू नेचर के होते हैं। बट इनका जो बेनिफिट होता है, ठीक है, जो उनसे बेनिफिट हमें मिलना है वो एक साल में नहीं मिलता, आगे आने वाले कई सालों में मिलता है। मीनिंग 3 to 5 या 7 ईयर तक इसका जो बेनिफिट है हम वो रिकवर होता रहता है, मिलता रहता है। इसलिए हम इस सारे के सारे जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो उसी करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते। ठीक है, क्योंकि हमें खर्चा तो हमने आज कर दिया है, बट उसका जो बेनिफिट है वो हमें आगे आने वाले कई सालों तक मिलेगा। इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, उसको पोर्शन में डालते हैं। कुछ पोर्शन हम करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं और जो बैलेंस बच जाता है वो हम किस में डाल देते हैं? एसेट्स में डाल देते हैं। ठीक है, सपोज जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इसका एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस जो होता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पे जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, देखिए आज मान लीजिए हमने कोई एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया 2 लाख रुपीस का, तो वो सारे का बेनिफिट हमें आज तो नहीं मिल जाएगा ना उस एडवर्टाइजमेंट से। हमने सपोज किया है कि इस एडवर्टाइजमेंट से हमें आने वाले आगे 5 सालों तक जो है बेनिफिट मिलेगा, तो उसका जो 1/5 पोर्शन है वो इस करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और जो बैलेंस होगा वो हम अपने क्या करेंगे, बैलेंस शीट में असेट्स में डाल देंगे। अब इसमें क्या ध्यान रखना बच्चों, एडजस्टमेंट में आपको रिटर्न ऑफ वर्ड लिखा होगा। ठीक है, कितना आप रिटर्न ऑफ कीजिए, राइट ऑफ कीजिए पोर्शन, या फिर कैरी फॉरवर्ड होगा वर्ड। इन दोनों वर्ड से मीनिंग चेंज हो जाएगा आपकी एडजस्टमेंट का। ठीक है, रिटर्न ऑफ वाला जो पोर्शन होगा वो किस में जाता है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और जो कैरी फॉरवर्ड वाला पोर्शन निकल कर आएगा वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में हम असेट साइड में लिखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड में, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। क्लियर है? पर ये याद रखना, अगर एडजस्टमेंट में मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस दे रखा है, सपोज 2 लाख ही दे रखा है, और आपको एडजस्टमेंट में बोला गया कि 1/5 जो है राइट ऑफ कीजिए, तो आप 2 लाख का 1/5 करेंगे और जो वो निकल कर आएगा 1/5 वो कहाँ लिखेंगे? पीएनएल के डेबिट में, और बाकी जो भी बैलेंस बच गया वो सब कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में, असेट्स में। क्लियर? बट अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 1/5 कैरी फॉरवर्ड कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों कि क्या बोला गया, एडजस्टमेंट में बोला गया है कि 1/5 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को आपने कैरी फॉरवर्ड करना है। फिर आप कैलकुलेट करोगे 1/5, जो अमाउंट निकल कर आएगा वो जाएगा बैलेंस शीट के असेट्स में, और जो डिफरेंस आएगा वो जाएगा पीएनएल के डेबिट में। सॉरी, क्लियर हुआ? यानी कि जो रिटर्न ऑफ वाला पोर्शन है वो आपने ध्यान रखना है पीएनएल में डालना है, और जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वाला बचेगा वो असेट्स में जाएगा। तो आपको कई बार एडजस्टमेंट में वो राइट ऑफ वर्ड लिख देता है, और कई बार एडजस्टमेंट के अंदर क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है? कैरी फॉरवर्ड लिखा जाता है। तो आपने ध्यान से देखना है कि एडजस्टमेंट में वर्डिंग क्या यूज हुई है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो वो अमाउंट है वो पीएनएल या बैलेंस शीट में कहीं भी जाएगा। क्लियर? तो इस टॉपिक के आज हम एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो चलिए अपना क्वेश्चन से समझते हैं इस एडजस्टमेंट को। रीड करते हैं अपने क्वेश्चन को, साथ साथ हम इसमें मार्क भी करते जाते हैं कि हमारी कौन सी आइटम कहाँ की है। ठीक है, सबसे पहले हमारी कैपिटल, ये आपको अब तक तो आइटम में याद हो चुकी होंगी कहाँ कहाँ की है। कैपिटल बैलेंस शीट की, ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होती है बैलेंस शीट में, गुडविल बैलेंस शीट में असेट्स में सबसे लास्ट में जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में असेट्स में, परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग काउंट के डेबिट टू क्रेडिट में, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न ट्रेडिंग में, सेल्स और परचेज में से लेस, एडवर्टाइजमेंट आपका एक्सपेंसेस है पीएनएल के डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, कैश इन हैंड असेट्स है बैलेंस शीट में, वेजेस ट्रेडिंग का एक्सपेंसेस है, टेलीफोन चार्जेस पीएनएल का खर्चा, सैलरीज पीएनएल का खर्चा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल का खर्चा, संडे इनकम पीएनएल में जाती है क्रेडिट में, रेंट खर्चा है तो पीएनएल का एक्सपेंस। क्लियर है? तो ये सब आपको आइटम बाइफरकेट हो गई है कि कौन सी आइटम आपने कहाँ कहाँ लिखनी है। ठीक है, 2-3 और है नेक्स्ट पेज पे। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स होती है बैलेंस शीट में, जनरल एक्सपेंस आपका खर्चा पीएनएल में, बीपी आपकी लायबिलिटी है दैट इज बैलेंस शीट। क्लियर है? तो ये आपकी सारी आइटमें हो गई है बाइफरकेट की कौन सी कहाँ डालनी है। अब चलिए एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹70,300, दो जगह जाता है आपको पता है, ट्रेडिंग में जाता है और बैलेंस शीट में जाता है। राइट ऑफ देखो 1/5 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर थे हमारे दिस वन। ठीक है, 6,000 के, तो इसका 1/5 जो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 1/5 कैलकुलेट कर जो आएगा वो क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो 1/5 कैलकुलेट करने के बाद जो बचेगा बनेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और 6,000 में से ये 1/5 वाला पोर्शन जो 1200 आएगा वो माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा। यानी कि इसी के आपने बाइफरकेट करना है। जो 6,000 रुपीज का एडवर्टाइजिंग है इसको आपने 2 हिस्सों में कर दिया है। ठीक है, एक जो शेयर जाएगा वो पीएनएल में जाएगा और एक कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर? सन्डी डेप्टर्स में
include an item of rupees 2000 due from a customer who has become insolvent and nothing is recoverable from his estate. 2000 रुपए डेटर्स में जुड़े हुए हैं जो कस्टमर से हमने लेने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि हमारा क्या है, बैड डेट है। और बैड डेट आपको पता है दो जगह जाता है, एक बार P&L में जाता है और एक बार डेटर में से लेस हो जाता है बैलेंस शीट में। क्रिएटिव प्रोविजन डाउटफुल डेट्स का किस पे बनता है, डेटर्स पे बनता है। ये भी सेम ट्रीटमेंट बैड डेट वाली, फर्दर बैड डेट सीधा P&L में और बैलेंस शीट में डेटर में से लेस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 15% इज रिकवरेबल रिसीवेबल फॉर द फुल ईयर। इन्वेस्टमेंट आपको दिए 30,000 के, इसके ऊपर 15% का जो इंटरेस्ट है वो फुल ईयर के लिए रिसीवेबल है, मतलब अभी मिला नहीं है, एक्रूड है। तो एक्रूड इनकम आपकी एक बार P&L में जाएगी और एक बार बैलेंस शीट में असेट्स में। जब आप इन्वेस्टमेंट लिखोगे तो वहां उसकी इनकम भी ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट। एनुअल पेमेंट देखिए, सैलरी जो है 43,200 की, हम चेक करते हैं कि हमने सैलरी कितनी लिखी है, दैट इज 36,000। हमने साल की पे करनी थी 43,200 रुपीज और पे हमने कितनी की है, सिर्फ 36,000। तो जो डिफरेंस है वो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो इसमें ये नहीं जाएगी सारी आउटस्टैंडिंग, इसमें से वो माइनस करने के बाद जो बचेगी वो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है। उसको हमने फिर दो जगह लिखना है, एक बार P&L में अपनी सैलरी में ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी और एक बार बैलेंस शीट में लायबिलिटी। रेंट कितना पे करना है, ये एनुअल पेमेंट है बच्चों, कि हमें पूरे साल का इतना पे करना है 2400। हमने कितना पे किया 2200, तो कितना नहीं दिया, जो बैलेंस बचा हुआ है 200 रुपीज, ठीक है ना, वो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है और वो दो जगह, एक बार P&L में रेंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, और एक बार बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला जाएगा। आई थिंक क्लियर है हर एडजस्टमेंट की कौन सी आइटम हमने कहां पर लिखनी है। अब हम टिक लगा लेते हैं किस किस से रिलेटेड है। एडवर्टाइजमेंट क्लोजिंग स्टॉक का तो टिक लगेगा नहीं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, जहां हमने एडवर्टाइजिंग लिखी है इसको टिक कर लेते हैं ताकि जब हम लिखे तो हमें याद आ जाए। डेटर्स है तो डेटर्स पे टिक कर लेते हैं, दोनों डेटर्स पे है। इन्वेस्टमेंट पे हमने करना है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, तो ये लिख लेते हैं। उसके बाद सैलरी और रेंट है, तो सैलरी और रेंट को टिक कर लेते हैं, सैलरी एंड रेंट। टिक करने से होता है बच्चों कि जब हम इनको लिखने चलते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हमने इनसे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट करनी है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सबसे पहले बनेगा हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है ट्रेडिंग में हमने ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज टर्न, इस साइड सेल माइनस सेल टर्न और क्लोजिंग स्टॉक, ये करते हैं। उसके बाद उसके एक्सपेंस देखेंगे ट्रेडिंग में क्या है। तो सबसे पहले टी चेक कीजिए कहाँ लिखा हुआ है, परचेज एंड सेल्स बाद में लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास दिस वन 45,400 का, तो ये हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक 45,400, क्लियर। नेक्स्ट हमारा परचेज और सेल्स हमारे पास गिवन है, तो ये लिख लेते हैं हम, टू परचेजेस बाय सेल्स। अमाउंट चेक करते हैं, परचेज की है 95,000 की और सेल्स की है 3 लाख की, क्लियर है। अब रिटर्न्स भी थी हमारे पास, अब टी चेक करते हैं, दिस वन ये हो गया हमारा। उसके बाद सेल टर्न परचेज टर्न हमारे पास गिवन है, दोनों माइनस कर लेते हैं, लेस परचेज रिटर्न, इधर से लेस कर लेते हैं सेल्स रिटर्न। अमाउंट चेक कीजिए, सेल रिटर्न का हमारा डेबिट होता है, ठीक है, दिस वन 20,700 और 1,200 हमारी क्या है, परचेज रिटर्न है। इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे इट विल कम 93,800, ठीक है। और ये जब हम करेंगे 2,79,300, क्लियर है। तो ये हमारी परचेज और सेल्स भी हो गई है। उसके बाद चेक कीजिए, हमने लिखा है परचेज एंड सेल्स हो चुकी है, उसके बाद सेल टर्न परचेज टर्न हो चुका है, देन ओपनिंग स्टॉक भी हो गया। टी वेजेस के सामने लिखे है और देखिए और कहीं नहीं है, बस वेजेस है, कितने की है हमारे पास 25,000 की, तो यहाँ लिख लेते हैं हम टू वेजेस 25,000, क्लियर है। बाकी कंप्लीट हो चुके हैं। टी जो दूसरा पेपर है उस पर भी है थोड़ी सी आइटम्स, इस पे टी कहीं नहीं है। ये क्लोजिंग स्टॉक है 70,300 का, तो ये भी हम लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। $70,300, क्लियर है। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है, पर अभी हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, क्लोज हम सारा क्वेश्चन करने के बाद, चेक करने के बाद ही करेंगे। अब हम अपना P&L स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जहां जहां हमने पी लिखा है ये सारी बैलेंस शीट की आइटम है ट्रेडिंग की। दिस वन इज एडवर्टाइजिंग, देखिए टिक लगा हुआ है ना, तो टिक लगा हुआ था, हमारी एडजस्टमेंट थी 6,000 है। इसमें हमें बोला गया था कि हमने 1/5 जो है राइट ऑफ करना है, तो हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस P&L में लिखने हैं, पर कितने, सिर्फ 6,000 का 1/5 लिखना है। तो यहाँ हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे ताकि ग्रॉस प्रॉफिट टोटल वगैरह कर सकें।
टू, अपना एक्सपेंस का नाम क्या है, एडवर्टाइजिंग है, तो एडवर्टाइजिंग लिखिए। कितना लिखना है हमने यहाँ पर, 1/5 ऑफ रुपीज कितना है हमारा 6000, तो 6000 का 1/5 जो हम कैलकुलेट करेंगे डेट इज 1200 हमारा यहाँ पर आएगा। अब 1200 हम 6000 में से माइनस कर देंगे, जो बचेगा 4800 वो हमारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, असेट्स में। क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पर वर्ड क्या था बच्चों, राइट ऑफ का वर्ड था, ठीक है, इसलिए हमने 1/5 जो कैलकुलेट किया वो पेनल में लिखा। अगर यहाँ कैरी फॉरवर्ड का वर्ड होता तो ये 1/5 जो निकला वो हमारा बैलेंस शीट में जाता और बैलेंस 4800 हमारे यहाँ आता, पर कब, जब यहाँ कैरी फॉरवर्ड वर्ड लिखा होता। क्लियर है, तो यहाँ वर्डिंग ध्यान से देखनी है बच्चों कि हमने कहाँ पर क्या लिखना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। हमने यहाँ तक कर लिया पी, नेक्स्ट चेक कीजिए पी कहाँ लिखा हुआ है, टेलीफोन चार्जेस 3000 के हैं, तो लिख देते हैं टेलीफोन चार्जेस 3000। क्लियर, नेक्स्ट देखिए पी हो गया, सैलरीज 36,000 टिक लगा हुआ है, तो सैलरीज अंदर लिखेंगे, टू सैलरीज 36,000। इसके बारे में क्या बोला गया था कि हमारी जो एनुअल सैलरी है वो 43,200, यानी कि जो हमारी यहाँ P&L में आना चाहिए इस साल का खर्चा 43,200 आना चाहिए। ठीक है, तो जो डिफरेंस है इसमें से माइनस करेंगे तो जो बचेगा 7,200। ठीक है, तो 7,200 हमारी क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जो हम क्या करते हैं सैलरी में ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक बार ऐड करते हैं और एक बार हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जब लायबिलिटी लिखेंगे वहां लिख देंगे। क्लियर है, तो ये हो गया सैलरी का। नेक्स्ट पढ़िए, सैलरी के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 390 की, तो यहां लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 290, कोई टिक नहीं था इसलिए बाहर लिखती, सॉरी 390 है, गलती से 290 लिखा गया। ठीक है 390। उसके बाद सेंट्री इनकम हमें दी है 7500 की, ये P&L में आती है एक लाइन छोड़कर, बाय सेंट्री इनकम अमाउंट इज 7500। सॉरी, नेक्स्ट रेंट में देखिए टिक लगा हुआ है 2200 का, यहां लिखेंगे टू रेंट 2200 अंदर लिखेंगे क्योंकि हमने टिक लगा रखा है। इसके एडजस्टमेंट पढ़िए, रेंट के बारे में कुछ होगा हमारे एडजस्टमेंट। दिस वन एनुअल पेमेंट जो रेंट की 2400 की है, यानी कि हमारा जो साल का रेंट जाना है वो 2400 का जाना है। यहाँ करंट के इनकम एक्सपेंस आते हैं जो करंटली हमारे एक साल के होते हैं, तो हमने पे किए हैं 2200, जबकि हमने पे करने कितने चाहिए 2400, तो जो 200 है हमारा जो डिफरेंस है, दिस इज आर आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, जो क्या होता है हमारा ऐड हो जाता है, ऐड कर देंगे हम अपना आउटस्टैंडिंग रेंट। एक बार हमने यहाँ पर P&L में अपना ऐड किया है और एक बार हम क्या करेंगे अपनी बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे। क्लियर है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, पहला पेपर पूरा हो गया है, दूसरे पेपर में इसमें से क्या है, जनरल एक्सपेंस लिखे हुए हैं, तो यहां लिख देंगे हम अपने टू जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट इज 22,600। क्लियर है, ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो ये आपके यहाँ तक हो गए हैं जो कि आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर की आइटम्स थी, ये हमने कर ली। अब एडजस्टमेंट देखते हैं, कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती हैं जो हमारी बैलेंस शीट से निकल कर आती हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट देखते हैं अपनी। क्लोजिंग स्टॉक हम एक जगह लिख चुके हैं, दूसरी जगह बैलेंस शीट बनाएंगे तब आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस P&L में हम लिख चुके हैं, बैलेंस शीट अभी हम बना नहीं रहे। डेटर्स देखिए, ये हमारे दो जगह जाएंगे, P&L में जाएंगे, बैड डेट्स है हमारे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे टू बैड डेट्स, कितने अमाउंट के हैं, 2000 रुपीज के हैं। ठीक है, दूसरी बार ये बैलेंस शीट जब बनाएंगे तब हम कंसीडर करेंगे। प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन किस पर करना है बच्चों, डेटर में से हम पहले 2000 माइनस करेंगे, फिर जो हमारे डेटर्स बचेंगे उसके ऊपर हमने 5% लगाना है। देखिए डेटर्स कितने हैं हमारे पास 54,200, 54,200 में से हम ये पहले बैड डेट्स माइनस करेंगे। एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स पहले माइनस करते हैं बच्चों, ये माइनस करने के बाद जो डेटर बचेंगे उसके ऊपर आपने 5% जो है न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये न्यू प्रोविजन जो निकल कर आएगा वो हम अपना यहाँ पर ऐड कर देंगे। न्यू प्रोविजन इट विल कम 2,610, तो ये हम प्लस करेंगे 4,610। क्लियर है, नेक्स्ट चेक कीजिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 15% एक्रूड इनकम है, तो ये हमारी कहाँ आती है, अपनी इनकम में आती है। P&L में जो हमने इनकम लिखी है यहाँ पे लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 30,000 का 15% जब कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 4,500, तो ये हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है बाय accrued interest on investment 4,500। क्लियर है, नेक्स्ट चेक करते हैं हम,
यहाँ तक हो गया हमारा P&L में होगी। ये हमने सैलरी की भी कर दी P&L में और रेंट की भी P&L में हो गई है। तो आई थिंक ये हमारी सारी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की बन चुकी है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। अब हम क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। इसको साइड में रखते हैं। नेक्स्ट हम बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है बच्चों सीक्वेंस का, कि हमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही रखना होता है। तो देखिए बैलेंस शीट में क्या है, कैपिटल और ड्राइंग सबसे लास्ट में जाएगी लायबिलिटी साइड में। ठीक है, उसके बाद गुडविल हमारी एसेट साइड में जाती है, ये सबसे लास्ट में जाती है, क्योंकि ये कब लिक्विडेट होती है, जब हमारा बिजनेस सोल्ड आउट होता है। तो ये सबसे लास्ट की आइटम है हमारी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी भी लास्ट में जाती है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हमारे बाद में आते हैं। उसके बाद सबसे पहले देखिए एसेट्स में क्या आएगा, कैश इन हैंड आएगा, और तो बैलेंस शीट में नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, कैश इन हैंड, बैंक होता है, बैंक बैलेंस, डेटर स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और बीपी तो लायबिलिटी साइड में, इन्वेस्टमेंट इधर से सेट पड़ी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैश इन हैंड करेंगे हम अपना 22,900 का। तो यहाँ लिखते हैं अपना कैश इन हैंड 22,900। ठीक है, कैश, बैंक बैलेंस, उसके बाद डेटर्स आते हैं। तो सन्डी डेटर्स हमारे पास है गिवन, और इसमें एडजस्टमेंट भी है सन्डी डेटर्स के ऊपर दो। डेटर्स का अमाउंट लिखिए कितना है, 54,200 का। एडजस्टमेंट याद होगी होंगी, आपको भी बताई थी, बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन की थी। बैड डेट्स हमारे कितने थे, 2000 के, और न्यू प्रोविजन हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, वो दोनों हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस न्यू बैड डेट्स लिख सकते हैं, इसको फर्दर बैड डेट्स भी लिख सकते हैं बच्चों। 2,000 रुपीज माइनस करेंगे, इट विल कम 52,200। इसके ऊपर हमने जो प्रोविजन लगाया है वो भी हम लेस कर देंगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दिस इज द 2610। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो 49,590 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कैश इन हैंड, डेटर्स, फिर क्लोजिंग स्टॉक आता है हमारे पास सीक्वेंस में। देन हम यहाँ लिख देंगे अपना क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारे एडजस्टमेंट में से हमें मिलता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन 70,300। ठीक है, 3 सीक्वेंस याद हो गए होंगे आपको। कैश इन हैंड आता है, उसके बाद बैंक बैलेंस क्वेश्चन में नहीं है हमारे पास, देन डेटर्स, देन क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद कुछ भी हमारा जो प्रीपेड एक्सपेंस पड़े होते हैं, ये एक्रूड इनकम होती है। प्रीपेड एक्सपेंस इस क्वेश्चन में हमारे पास नहीं है। उसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसके साथ हमारा एक्रूड इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट लिखेंगे हम यहाँ पर 30,000। ठीक है, इसमें हम एक्रूड इंटरेस्ट अपना क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी हमें अभी मिलना है। कैलकुलेट किया था हमने 15%, दैट इज 4,500 था, तो ये हम प्लस कर देंगे, इट विल कम 34,500। क्लियर है। अब चेक कीजिए एसेट साइड में क्या रहेगा। इस साइड तो सेट कुछ नहीं है। ठीक है, तो बीपी है, लायबिलिटी साइड में जाता है। यहाँ से चेक कीजिए, दिस इज ऑल्सो लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड, ये सबसे बाद में जाएगा गुडविल आपका। देन प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास है, गुडविल रह गया है। उसके बाद हमारा क्या रह गया है, इसमें से हमारे पास हो गया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो हमने राइट ऑफ करने थे वो किससे पहले आते हैं, गुडविल से पहले आते हैं। गुडविल सबसे लास्ट में आता है। तो प्लांट एंड मशीनरी लिख देते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है प्लांट एंड मशीनरी पर, तो अमाउंट लिख देंगे इसका। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट चेक कीजिए, इट इज 250,110, 2,50,110। ठीक है, उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमारे थे, जो राइट ऑफ वाला पोर्शन था, वो हमने P&L में लिख दिया, और जो बैलेंस बच गया 6,000 टोटल था, 6,000 में से 1,200 हम वहां लिख चुके हैं, तो बैलेंस जो है 4,800 वो हमारा यहाँ रह गया। लास्ट में हमारे पास जो हमारी एक एसेट रह गया, दैट इज गुडविल। ठीक है, गुडविल का चेक कीजिए अमाउंट सॉरी 15,000 रुपीज, तो ये हम यहाँ पर 15,000 लेते हैं। क्लियर है। अभी एक बार बना लेते हैं बैलेंस शीट, फिर दोबारा से बैलेंस शीट के आइटम में बच्चों ध्यान से चेक करना है कि कोई आइटम बैलेंस शीट की न रह जाए, क्योंकि बैलेंस शीट में हम लाइन में ही नहीं चल रहे, जो हमारे सीक्वेंस में आ रही है हम उसको उठा रहे हैं और बाकी को छोड़ रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो ये बैलेंस शीट के आइटम होती है, कि कोई मिस ना हो जाए। इसलिए आप अपने क्वेश्चन में क्या करना, जोन से आप लिखते जा रहे हो, जैसे आपने कैश इन हैंड लिखी तो यहाँ टिक कर दीजिए कि कैश इन हैंड हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब इस साइड में सबसे पहले क्या होता है, बीपी और क्रेडिटर्स। तो बीपी इस क्वेश्चन में है हमारे पास, बिल्स पेबल, यानी कि ये लास्ट के आइटम थे हमारे पास, 1,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं। क्रेडिटर्स भी इस क्वेश्चन में हमारे पास हैं, सन्टी क्रेडिटर्स। ठीक है, अमाउंट चेक कीजिए, दैट इज 16,800 का। उसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ होंगे, तो आउटस्टैंडिंग हमारे पास 2 थे बच्चों, इसमें ध्यान हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी और रेंट हमने निकाला था यहाँ पर। ठीक है, ये वाला नहीं है, पर जो हमने क्वेश्चन में P&L में निकाला था वो वाला आएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमने P&L में कैलकुलेट किया था। ये हमारे पास आया था 7,200 का, और रेंट हमारे पास आया था 200 का। ठीक है, तो ये हो गए
एक बार चेक कर लेते हैं अपने बैलेंस शीट के आइटम। कैपिटल और ड्राइंग अभी रह गई है क्योंकि वो सबसे लास्ट की है। गुडविल हम लिख चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी हमने लिख ली है, डेटर्स क्रेडिटर्स दोनों लिखे जा चुके हैं, कैश इन हैंड लिखे जा चुका है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो यहाँ से राइट ऑफ थे, इन्वेस्टमेंट हम लिख चुके हैं, बिल्स पेबल। क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग में भी चला गया, बैलेंस शीट में भी हमने लिख दिया। राइट ऑफ वाले दोनों जगह जा चुके हैं, डेटर्स हमारे दोनों जगह हमने लिख लिए हैं, प्रोविजन भी लेस कर दिया, ये भी लेस कर लिया, ठीक है ना। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट दोनों जगह चलेगी, पेंडल में भी लिख चुके हैं हम, इन्वेस्टमेंट में भी ऐड कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट टू सैलरी भी हमने यहाँ पर भी लिख दी और पेंडल में भी कर लिया। क्लियर है? तो सिर्फ कैपिटल की जो है एडजस्टमेंट रह गई है, तो कैपिटल लिख लेते हैं हम। कैपिटल कितनी है? 3,50,000। स्पेस छोड़ेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए। उसके बाद क्या करना है, अपने ड्राइंग को लेस करना है। ड्राइंग 48,000 की, तो 48,000 यहाँ से माइनस कर देंगे। क्लियर है? आई थिंक आपको इजीली समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया है। इसमें जो एडजस्टमेंट है, क्या सिर्फ चेंज आया बच्चों, एक तो आपको ये वाली नहीं आई है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, जिसको हमने पोर्शन को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ वाला पोर्शन P&L के डेबिट साइड में, और जो बैलेंस बचता है या फिर कैरी फॉरवर्ड वर्ड लिखा होता है बच्चों, बार बार बता रही हूँ, कैरी फॉरवर्ड वाला जो अगर वर्ड होगा तो वो कहाँ जाएगा आपका बैलेंस शीट में, असेट्स में। बाकी सब पुरानी एडजस्टमेंट है, सिर्फ यहाँ पर है इन्होंने इस बार एनुअल पेमेंट दे दी है, यानी कि आपको आउटस्टैंडिंग जो पोर्शन है वो अपने आप कैलकुलेट करना है कि कैसे कितना निकलेगा। ठीक है, तो चलिए अब अपना क्वेश्चन को क्लोज करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, ये ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम इसमें पहले क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है वो देखते हैं। जब हम टोटलिंग करेंगे तो इस साइड का टोटल जो है वो ज्यादा आ रहा है, ये हमारे पास आएगा 3,49,600, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो 3,49,600। इसमें से हम ये अपने खर्चे माइनस करेंगे, इट विल कम 1,85,400। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ये है कैरी डाउन, इसको यहाँ पेंडल के पोर्शन में लेके जाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रो डाउन, कितना 1,85,400 का। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया। अब हम अपना क्या करेंगे, P&L की बैलेंसिंग करेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अपने इनकम साइड का हम जब टोटल करेंगे तो इट विल कम 1,97,400, 1,97,400। इसमें से हमारे जितने भी एक्सपेंसेस है, सभी एक्सपेंसेस को जब हम माइनस करेंगे तो इट विल कम 1,20,000। तो 1,20,000 क्या आ गया हमारे पास, नेट प्रॉफिट। तो इसको हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इस नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम यहाँ अपने कैपिटल में ऐड करेंगे। तो यहाँ हम अपने कैपिटल में ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, अमाउंट इज 1,20,000। ये ऐड करेंगे 4,70,000। इसमें से हम अपना ड्राइंग जब माइनस करेंगे तो इट विल कम 4,22,000। क्लियर है? अब दोनों साइडों के हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में टोटल करेंगे। यहाँ पर 4,47,200, 4,47,200। क्लियर? तो ये हमारी बैलेंस शीट का टोटल जो है आपको पता है इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन जो है सही माना जाता है। तो ये आपका आज का टॉपिक था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एडजस्टमेंट का और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।